वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स टू। मतलब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूबिक्विनोन। जो मॉलिक्यूल था उसका हम लोग कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स वन के बाद जो कॉम्प्लेक्स टू आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसका स्ट्रक्चर देखना है। मतलब देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। जिसमें से हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वन। सेकेंड जो कंपोनेंट होता है ETS का, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टू। ये दोनों के बीच में एक मॉलिक्यूल रहता है जिसको बोलते हैं यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। और ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है या लाइपोफिलिक इन नेचर होता है, और ये मोबाइल होता है, मतलब ये आसानी से लिपिड बाइलेयर में क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। और ये कंपोनेंट जो टू होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टू। कंपोनेंट थ्री को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स थ्री। और कंपोनेंट फोर जो ETS का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फोर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स थ्री में क्या चलेगा, क्यू साइकिल चलेगा, वो हम लोग देखेंगे। और कॉम्प्लेक्स फोर का नाम क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे AA3, क्या चीज़, साइटोक्रोम A3 ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फोर के बाद कॉम्प्लेक्स फाइव होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता। कौन, ऑक्सीजोम। ये रैदर ये क्या चीज़ में हेल्प करेगा, ATP को सिंथेसिस कराने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स वन का कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लिया था, और हम लोगों ने क्या देख लिया था, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल के बारे में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे जो सेकेंड जो कॉम्पोनेंट होता है ETS का, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टू। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स टू के बारे में। ठीक है। तो देखो, एक चीज़ हम लोगों को क्या पता चलता है, ये जो कॉम्प्लेक्स टू है, ठीक है, ये इसका नाम क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इसका नाम है सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं, सक्सीनिक एसिड को एंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स टू है, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स टू है। ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स टू याद रखिएगा क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल का एंजाइम भी है। ये हम लोगों ने पढ़ा था क्रेब साइकिल में। ठीक है ना। तो अब देखो, अब अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स टू है उसका काम क्या चीज़ है, तो देखो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, इट ऑक्सीडाइजेज रिड्यूस्ड FADH2, और इन अदर वर्ड्स इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूस FADH2। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग ये डायग्राम से समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टू है, या हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये करता क्या है, ये अगर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स टू है, तो इसके आगे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स थ्री होगा, इसके आगे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फोर होगा। और कॉम्प्लेक्स टू से पहले क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल होगा। और यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल से पहले क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वन होगा। ठीक है। तो ये वाला जब इनर मेम्ब्रेन है, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला एरिया क्या चीज़ है, मैट्रिक्स होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रन किया होगा, हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल रन किया है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो जब क्रेब साइकिल चलता है, तो क्रेब साइकिल के टाइम पे क्या निकलता है, हम लोग बोलेंगे क्या निकलता है, रिड्यूस NADH2 निकलता है, याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या निकलता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 निकलता है। ठीक है ना। तो जो रिड्यूस NADH2 जो क्रेब साइकिल के टाइम पे निकला है, वो रिड्यूस NADH2 अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वन को देगा। ठीक है। इसको एकदम याद रखना, हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स वन के टाइम पे। और जो क्रेब साइकिल पे जो रिड्यूस FADH2 निकला है, ये रिड्यूस FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टू को देगा। ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इट ऑक्सीडाइजेस रिड्यूस FADH2, और इन अदर वर्ड्स इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूस FADH2। मतलब कॉम्प्लेक्स टू क्या करेगा, रिड्यूस FADH2 का इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और रिड्यूस FADH2 को क्या कर देगा, FAD में ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब देखो यहाँ पर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टू है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स टू का देखो हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर में हम लोग बोलेंगे इट इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स। ये कितना सब यूनिट्स का बनता है, 4 सब यूनिट्स का बनता है। ठीक है।
क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए। देखो ये वाला सब यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए। उसके बाद क्या बोलेंगे, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बी। फिर क्या, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी। फिर क्या चीज़, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज डी। तो 1 2 3 4 4 सब यूनिट्स का बनता है क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स 2। अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इसका दो सब यूनिट्स होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या चीज़, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए और सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बी जो सब यूनिट्स होता है वो किस तरफ लोकेटेड है, हम लोग बोलेंगे किस तरफ लोकेटेड है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ लोकेटेड है। देखो ध्यान से ये वाला सब यूनिट्स मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ लोकेटेड है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये सब यूनिट जो होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर से बाहर है। ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक सब यूनिट्स होता है, याद रखिएगा। सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए सब यूनिट और सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बी सब यूनिट्स कैसा इन नेचर होता है, हम लोग बोलेंगे कैसा इन नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। क्यों हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर है, इनर मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर है, उससे ये क्या चीज़ है, बाहर प्रेजेंट है। देखो ध्यान से, किस तरफ, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी एंड डी जो सब यूनिट्स हैं, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी एंड डी जो सब यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट्स कहाँ हम लोग बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर है उसमें क्या चीज़ है, इम्बेडेड है। इसका मतलब ये कैसा प्रोटीन होगा, हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन होगा, या हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा। इंटीग्रल प्रोटीन वैसा प्रोटीन होता है जो हम लोग बोलते हैं कि लिपिड बाइलेयर में क्या होता है, इम्बेड होता है। तो यहाँ पर इसका दो सब यूनिट्स, कॉम्प्लेक्स 2 का दो सब यूनिट्स क्या चीज़, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज हम लोग बोलेंगे डी। ये क्या चीज़ है, लिपिड बाइलेयर पे कम्प्लीटली इम्बेडेड है, इसीलिए ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं सी एंड डी, ये कैसा इन नेचर होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा ये, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर मैंने वही लिखा है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने क्या लिखा है, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी और जो डी है, ये जो सब यूनिट्स है, इट कंटेन्स क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे क्यू बाइंडिंग साइट। क्यू बाइंडिंग साइट का मतलब देखो यहाँ पर सी और डी के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके एक बाइंडिंग साइट होता है, ऐसे करके दिखा रहा हूँ देखो, ऐसे करके, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, बाइंडिंग साइट होता है। ये किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे ये किससे बाइंड करेगा, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, क्यू से, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बाइंडिंग साइट। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या चीज़ है ये, क्यू बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और ये क्यू बाइंडिंग साइट कौन कौन सा यूनिट मिलकर बना रहा है, हम लोग बोलेंगे सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी सब यूनिट, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेट हाइड्रोजिनेज डी सब यूनिट्स मिलकर बना रहे हैं। इस चीज़ को याद रखना, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट पे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अगला पॉइंट पे मैंने यहाँ पर लिखा है कि सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए जो सब यूनिट है, इट कंसिस्ट ऑफ टू बाइंडिंग साइट, वन इज कॉल्ड सक्सीनिक एसिड बाइंडिंग साइट एंड द अदर इज कॉल्ड FADH2 बाइंडिंग साइट लोकेटेड टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये जो सब यूनिट है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए, इसके पास हम लोग बोलेंगे दो बाइंडिंग साइट है। देखो ये एक पहला बाइंडिंग साइट, ये क्या चीज़ है, दूसरा बाइंडिंग साइट, जो किस तरफ लोकेटेड है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से एक ये जो है बाइंडिंग साइट होता है, ये बाइंडिंग साइट क्या कराता है, तो ये क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे ये बाइंडिंग साइट कराता क्या है, देखो जो क्रेब साइकिल जब चलता है तो क्रेब साइकिल में एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सक्सीनिक एसिड से क्या बनता है, देखिएगा सक्सीनिक एसिड से क्या बनता है, फ्यूमरिक एसिड बनता है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सक्सीनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो उस एंजाइम, तो वहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करता है, हम लोग बोलेंगे सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, ठीक है। तो एक हम लोग बोलेंगे जो बाइंडिंग साइट है वो क्या करेगा, सक्सीनिक एसिड को किस में चेंज करेगा, फ्यूमरिक एसिड में चेंज करेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू बाइंडिंग साइट है, वन इज कॉल्ड क्या चीज, सक्सीनिक एसिड बाइंडिंग साइट, सक्सीनिक एसिड बाइंड करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, फ्यूमरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। याद रखना ये वाला स्टेप क्रेब साइकिल का स्टेप है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा जो बाइंडिंग साइट होता है, ये दूसरा बाइंडिंग साइट से क्या बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे ये दूसरा बाइंडिंग साइट से क्रेब साइकिल में जो रिड्यूस FADH2 है, वो रिड्यूस FADH2 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये क्या क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, FAD फैट में चेंज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, हम लोग बोलेंगे किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को दे देगा, या हम लोग बोलेंगे सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ये जो सब यूनिट है इसको दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि FADH2 रिड्यूस FADH2 इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 2 क्या कर रहा है, रिड्यूस FADH2 को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा, हो रहा है, हम लोग बोलेंगे देखो FADH2 से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रिड्यूस FADH2 होता है वो ऑक्सीडाइज होता है किससे, कॉम्प्लेक्स 2 से,
मतलब इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि रिड्यूस FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। तो कॉम्प्लेक्स 2 में कौन सा सब यूनिट्स को देता है, तो हम लोग बोलेंगे सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए को देता है। वही मैंने यहाँ पर देखो लिखा है, मैंने देखो यहाँ पर वही लिखा है, देखो यहाँ पर इट ऑक्सीडाइजेज क्या चीज, रिड्यूस FADH2। इन अदर वर्ड्स इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूस FADH2। तो इसका मतलब यही हो गया, ठीक है, कि जो कॉम्प्लेक्स 2 का जो पहला जो सब यूनिट है जिसको सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए बोलते हैं, उसके पास क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट है। किसके लिए, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 के लिए। तो रिड्यूस FADH2 जैसे ही अपने बाइंडिंग साइट से जुड़ेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को दे देगा, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा, फिर से रिड्यूस फॉर्म से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज फॉर्म में, मतलब फैट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये पहला पॉइंट का मतलब यही हुआ। अब देखिए यहाँ पर, देखो लास्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज जो 20 सब यूनिट है, ये जो सब यूनिट है इसके पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सीरीज ऑफ 3 आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। तो देखो यहाँ पर सीरीज ऑफ 3 आयरन सल्फर प्रोटीन है। पहला देखो, पहला आयरन सल्फर प्रोटीन, दूसरा आयरन सल्फर प्रोटीन, और ये क्या चीज़ है, तीसरा आयरन सल्फर प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर होता है किसका, कॉम्प्लेक्स 2 का। तो ये इंटायर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आ रहा है, यहाँ पर देखो ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है इसके पास देखो हम लोग बोलेंगे जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज डी सब यूनिट है, उस सब यूनिट में भी क्या चीज़ है, देखो एक बाइंडिंग साइट है ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये बाइंडिंग साइट का क्या सिग्निफिकेंस है, और ये बाइंडिंग साइट किस तरफ है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स, किस तरफ, इस तरफ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ है। देखो ये बाइंडिंग साइट, और ये दोनों बाइंडिंग साइट किस तरफ था, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ था। तो ये बाइंडिंग साइट का क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखो ये सिग्निफिकेंस है ये बाइंडिंग साइट का, कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। और साइटोप्लाज्म में क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या चीज़ में टूटा है, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटा होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटा है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस हुआ है। और जब कभी ग्लाइकोलाइसिस होता है तो क्या होता है, सेल 2 ATP को लगाता है, और हम लोग बोलेंगे 4 ATP प्रोड्यूस होता है। तो नेट गेन कितना ATP का हुआ, हम लोग बोलेंगे 4 ATP माइनस 2 ATP इज इक्वल टू 2 ATP का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे नेट गेन होता है। ठीक है, और जब कभी हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या निकलता है, 2 रिड्यूस NADH2 निकलता है। और जहाँ जहाँ ये रिड्यूस NADH2 आएगा, जहाँ जहाँ ये रिड्यूस FADH2 आएगा, याद रखना ये सब कैसा मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है, मतलब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ देगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रिड्यूस NADH2 बना है ये साइटोप्लाज्म में बना है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जो बना है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 होता है, याद रखना वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। इस चीज़ को याद रखना, मतलब हम लोग बोलेंगे जो रिड्यूस NADH2 साइटोप्लाज्म में बना है वो किससे ऑक्सीडाइज होगा, कॉम्प्लेक्स 2 से ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो बाइंडिंग साइट है जो किस तरफ है, टुवर्ड्स इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ, वो बाइंडिंग साइट किसके लिए हम लोग बोलेंगे, ये जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 बना था उसके लिए है। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो देखो अब होगा क्या, जैसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया कौन, कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा और कहाँ जाएगा, FES में जाएगा। FES से फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, दूसरे FES में, दूसरे FES से फिर तीसरे FES में। ठीक है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगा कहाँ पर, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी सब यूनिट में। सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में जाएगा। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में जाएगा। और हम लोग जानते हैं जैसे ही यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल। तो ये क्या चीज़ है, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल। और ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है। ये हम लोग बोलेंगे ये जो लिपिड बाइलेयर है इनर मेम्ब्रेन की, इसमें आसानी से क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। तो ये फ्लोट करेगा, देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये फ्लोट करेगा फ्लोट करेगा फ्लोट करेगा, फ्लोट करते करते करते
ये किस तरफ आएगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ आएगा। तो कॉम्प्लेक्स 2 के आगे क्या प्रेजेंट होगा, इस तरफ क्या प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, इस तरफ क्या प्रेजेंट होगा, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, कॉम्प्लेक्स 3 प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को किसमें दे देगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा। अब कॉम्प्लेक्स 3 से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स फिर किस में आएगा, इस तरफ कॉम्प्लेक्स 3 के बगल में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 4 प्रेजेंट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा, और कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स में आ जाएगा। और मैट्रिक्स में कुछ रिएक्शन होता है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, मेटाबॉलिक वाटर बनता है। ठीक है, तो कैसे बनती है हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग को बस ये जानना है कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 क्या होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा कि जो भी कॉम्प्लेक्स 2 होता है वो कॉम्प्लेक्स 2 हम लोग बोलेंगे क्या करता है, रिड्यूस FADH2 से भी इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। रिड्यूस FADH2 मतलब क्रैब साइकिल जो चला है उसमें जो रिड्यूस FADH2 निकला उससे भी इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। और हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 से भी इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, वैसा रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है। ठीक है, और इसके पास क्या 1 2 3 4 सब यूनिट्स हैं। पहला सब यूनिट्स को हम लोग बोलेंगे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज ए, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बी, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सी और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज डी बोलेंगे। सी और डी जो सब यूनिट होता है वो क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट बनाता है। ठीक है, और ए जो सब यूनिट होता है उसके पास दो बाइंडिंग साइट है, एक बाइंडिंग साइट एफ रिड्यूस FADH2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब रिड्यूस FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, और दूसरा जो बाइंडिंग साइट है वो हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल का रिएक्शन को कराने के लिए, मतलब सक्सिनिक एसिड को किस में चेंज कराने के लिए, फ्यूमरिक एसिड में चेंज कराने के लिए। ठीक है, और जो दूसरा सब यूनिट है वो हम लोग बोलेंगे विच कंटेन्स सीरीज ऑफ क्या चीज, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो बताने का मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स 2 जब इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा रिड्यूस NADH2 से, रिड्यूस FADH2 से, तब वो इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल को देगा। जैसे ही यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, तो वो रिड्यूस हो जाएगा यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, QH2 के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ये रिड्यूस्ड फॉर्म है यूबिक्विनोन का, जिसको हम लोग यूबिक्विनोल बोलते हैं। अब ये जो यूबिक्विनोल है ये हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल, आसानी से लिपिड बाइलेयर में क्या होगा, ये हम लोग बोलेंगे मूव करेगा, मूव करते 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 ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल कहाँ पहुंच जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 के बाद कॉम्प्लेक्स 3 में पहुंच जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, कॉम्प्लेक्स 3 से फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 से फिर इलेक्ट्रॉन्स मैट्रिक्स में आएगा। मैट्रिक्स में हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हम लोग बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, मेटाबॉलिक वाटर बनाएगा। ठीक है, तो वो हम कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो ये होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स 3 का स्ट्रक्चर देखेंगे और कॉम्प्लेक्स 4 का स्ट्रक्चर देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखो ध्यान से, अगर ये कॉम्प्लेक्स 2 है तो इससे पहले इस तरफ क्या प्रेजेंट होगा, कॉम्प्लेक्स 1 प्रेजेंट होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 1 होगा, यहाँ पर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 का, इस तरफ फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 3 होगा, इस तरफ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 4 होगा, फिर क्या होगा, ऑक्सीजोम होगा। इस सीक्वेंस को याद रखना है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 का पोजीशन दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखो देखो यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 का बस पोजीशन दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है ना, यही है। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, और ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के इस तरफ बाहर तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है ना, यही है। अब देखो क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, ये वाला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1। ये वाला क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स 1 है, तो इसको हम लोग क्या क्या लिख रहे हैं ऐसे करके, कॉम्प्लेक्स 1 लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स 2 है। ये वाला को हम लोग बोलेंगे क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 है। तो देखो यहाँ पर लोकेशन, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स 2, यहाँ पर क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स 3 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स 4 रहेगा। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ है, बाइंडिंग साइट है, जो कि किस तरफ फेस कर रहा है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स तरफ फेस कर रहा है। और ये बाइंडिंग साइट को हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 बाइंडिंग साइट है। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, रिड्यूस्ड NADH2 बाइंडिंग साइट, याद कीजिए बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये हम लोगों ने बोला था।
ठीक है ना। तो अब देखिए, अब याद कीजिए कि जब भी क्रेब्स साइकिल चला था, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल चलेगा कहाँ पर, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। और जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो क्रेब्स साइकिल चलता है तो क्या बाहर निकलता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 बाहर निकलता है। और क्या बाहर निकलता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 बाहर निकलता है। ठीक है, FADH2 बाहर निकलता है, ये हम लोग जानते हैं। तो याद करो, जहाँ जहाँ रिड्यूस NADH2 होगा, जहाँ जहाँ रिड्यूस FADH2 होगा, याद रखना वो अनस्टेबल है, उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने क्या बताया था कि रिड्यूस NADH2 किसको अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 को देगा। इसका मतलब रिड्यूस NADH2 किससे ऑक्सीडाइज होगा, कॉम्प्लेक्स 1 से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स 1 को दे दिया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स 1 में, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला पहला मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। याद कीजिए, हम लोगों ने देखा था ये। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड में गया। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, सीरीज ऑफ क्या चीज, आयरन सल्फर प्रोटीन में जाएगा, ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे करके देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 8 या 9 से क्या रहता है, आयरन सल्फर प्रोटीन का क्या होता है, सीरीज होता है, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, आयरन सल्फर प्रोटीन में गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर से आयरन सल्फर प्रोटीन में गया। ठीक है, अब जाने के बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ, ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है। ये क्या चीज़ है, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। याद कीजिए, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल याद रखना, कॉम्प्लेक्स 1 के साथ भी एसोसिएटेड होगा, कॉम्प्लेक्स 2 के साथ भी ये एसोसिएटेड होगा, मैं यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, और वैसे भी देखो कॉम्प्लेक्स 2 में भी हम लोग देखे थे कि सब यूनिट सी एंड सब यूनिट डी क्या किया था, बाइंडिंग साइड बनाया था, किसके लिए, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन के लिए। तो ये वाला क्या चीज़ है, बाइंडिंग साइड यूबिक्विनोन के लिए, याद रखना ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा इधर होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ पर ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, प्रोटोन का चैनल है। याद करो, हम लोग स्टडी किए थे, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, प्रोटोन चैनल है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स को लिया क्रैब साइकिल में जो रिड्यूस NADH2 है वहाँ से लिया, कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, देखो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में गया। और यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है ये। और हाइड्रोफोबिक के साथ क्या होता है, ये मोबाइल भी होता है, मतलब ये लिपिड बाइलेयर में आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस मतलब क्या चीज़, QH2 के फॉर्म में क्या चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूबिक्विनोल बोलेंगे। अब ये यूबिक्विनोल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, आसानी से क्या करेगा, लिपिड बाइलेयर में फ्लोट करेगा। फ्लोट करते 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 कॉम्प्लेक्स 2 को क्रॉस करते 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 ये कहाँ पहुँच जाएगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 में। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये मान लो कॉम्प्लेक्स 3 है यहाँ पर, ये हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अभी बस मैं इतना दिखा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स 3 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 में अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा कौन, ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल। तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, QH2, ये इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 से फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा। तो ये मान लो क्या चीज़ है, ये मान लो क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 है ये वाला। ठीक है, ये क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स 4 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब कॉम्प्लेक्स 4 से हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये नेसेंट ऑक्सीजन से जुड़ेगा और हम लोग बोलेंगे 2H+ से जुड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। मेटाबॉलिक वाटर बनेगा, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू हुआ। अब देखो, अगर कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, तो यही था ना कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या था, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट था, याद कीजिए। ये क्या चीज़ था, चार चार सब यूनिट्स था। पहला सब यूनिट को क्या बोले थे, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए। दूसरा क्या बोले थे, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बी। तीसरा को हम लोग क्या बोले थे, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी। और चौथा क्या बोले थे, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज डी, यही बोले थे हम लोग। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ये जो सब यूनिट था, इसके पास दो बाइंडिंग साइट था। एक बाइंडिंग साइट से क्या चल रहा था, क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन चल रहा था, जिसमें हम लोग बोलेंगे सक्सीनिक एसिड चेंज हो रहा था, किसमें, हम लोग बोलेंगे फ्यूमरिक एसिड में, याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे जो दूसरा बाइंडिंग साइट था, उस दूसरे बाइंडिंग साइट से हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा था, और किसमें चेंज हो जा रहा था, हम लोग बोलेंगे फैड में चेंज हो रहा था। ठीक है, ये क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया, मतलब रिड्यूस FADH2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ कॉम्प्लेक्स 2 से। ठीक है ना। तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन्स गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया, हम लोग बोलेंगे कौन, सब यूनिट ए।
सब यूनिट ए मतलब सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज ए, कॉम्प्लेक्स 2 का जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज ए सब यूनिट एक्सेप्ट किया इसके इलेक्ट्रॉन्स को, किससे इलेक्ट्रॉन्स आया, रिड्यूस FADH2 से। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन में जाएगा। 3 यहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, देख लीजिएगा मैंने बताया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। ठीक है, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन से फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में जाएगा ऐसे करके। ठीक है, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस हो जाएगा, मतलब यूबिक्विनोल में चेंज हो जाएगा। ये क्या चीज़ है, यूबिक्विनोल है। ठीक है, समझिए यहाँ पर। ठीक है ना, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये जो साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज हुआ था। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में जब चेंज हुआ था तो हम लोग बोलेंगे सेल ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे 2 ATP लगाया था, 4 ATP प्रोड्यूस हुआ था कब, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। ठीक है ना, तो नेट गेन कितना ATP का हुआ, नेट गेन कितना ATP का हुआ, हम लोग बोलेंगे 4 हम प्रोड्यूस हुआ, 2 हम लोग लगाए, कितना, तो 2 ATP का नेट गेन हुआ कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है तो हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल क्या बनता है, रिड्यूस NADH2 बनता है। और ये रिड्यूस NADH2 जहाँ जहाँ ये रिड्यूस NADH2 FADH2 ये सब आ रहा है वो सब क्या है, अनस्टेबल है। ये भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डोनेट करेगा। तो ये जो रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो बना है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो बना है वो रिड्यूस NADH2 याद रखना अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मतलब हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 का कौन सा सब यूनिट, हम लोग बोलेंगे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेट हाइड्रोजिनेज डी सब यूनिट किसका, किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, हम लोग बोलेंगे जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइप पे जो रिड्यूस NADH2 बना था उससे इलेक्ट्रॉन्स को लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद ये किसने इलेक्ट्रॉन्स को ये कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में। यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ये रिड्यूस यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मोबाइल होता है। ये आसानी से क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 2 को क्रॉस करेगा। ये हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर में आसानी से मूव करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, देखो सेम यहाँ पहुँच गया कहाँ, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स दिया। कॉम्प्लेक्स 3 से हम लोग बोलेंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, फिर ये कहाँ गया, कॉम्प्लेक्स 4 में गया। कॉम्प्लेक्स 4 से हम लोग बोलेंगे फिर ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कहाँ आएगा, मैट्रिक्स में आएगा। मैट्रिक्स में आने के बाद ये एसेंट ऑक्सीजन से जुड़ेगा, 2H+ के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, मेटाबॉलिक वाटर बनाएगा। ठीक है, तो अभी तक का यही कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 का। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 का स्ट्रक्चर देखेंगे। एक चीज़ याद रखना, जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है ना, उस कॉम्प्लेक्स 3 में हम लोग बोलेंगे क्या चलेगा, क्यू साइकिल चलेगा। ठीक है, और ये क्यू साइकिल कुछ नहीं है, ये हम लोग बोलेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो कॉम्प्लेक्स 3 में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे ऐसे करके क्यू मैनर में क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो क्यू मैनर में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू साइकिल। उसके बाद ही ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुँचेगा, कॉम्प्लेक्स 4 में पहुँचेगा। और कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँचेगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचेगा और ये क्या बनाएगा, मेटाबॉलिक वाटर बनाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स 3 का स्ट्रक्चर और क्यू साइकिल देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 का स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।